हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का क्लास 10th के गणित में मैं स्वागत करता हूं। आज जो बच्चा हमसे जुड़ गया गणित में 100 नंबर दिला के रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। और ये चैप्टर बहुत आसान है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली के पहले प्रश्न में। ये जो प्रश्न है बच्चों, मैं आपको हम जब भी प्रश्न पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये प्रश्न आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और मेरा दावा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर में, जी हाँ 2 नंबर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। ये मेरा 100% दावा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, आप कहोगे भैया HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के आपके सिलेबस में 2 विधि है। एक तो यही विधि है यूक्लिड विभाजन, ठीक है, और एक दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इसके अगले वाले प्रश्नावली में मिलेगा आपको, प्रश्नावली 1.2 में। अभी हमारे पास कौन सी विधि बोला गया है? देखो, जिस विधि से बोला जाएगा आपको उसी विधि से ही करना है। अगर आप दूसरी विधि से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान कर रखिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे हम, पहले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल में है। देखो, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है 135 और 225, हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। 225 जो है वो बड़ी है 135 से। 225 जो संख्या है वो 135 से बड़ी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर चरण 1 लिखेंगे या ऐसे नॉर्मल भी रहने दो। 225 है बराबर यहाँ रख दोगे 135। जो भी काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, कोई भी काम आपको रफ कॉपी में नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो ये भाग भी आपको फेयर कॉपी में ही दिखाना होगा एक साइड में। कई बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ आपको पीछे लिखते हैं। भाई पीछे चोरी थोड़ी ना कर रहे हो, जो पीछे पीछे चोरी छिपे कर रहे हो। हमें क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या है 135, उससे भाग देना है 225 में। भाग देना आपको आता ही होगा। यहाँ 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या लेनी पड़ेगी। 135 एक कम 135 भाग दे दिया, घटाएंगे 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचा। ठीक है, 90 बचा। इससे छोटा हो गया और भाग जा नहीं सकता और उधर कोई संख्या भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? कितनी बार गया? एक बार गया, तो यहाँ लिखोगे गुणे में 1 प्लस कितना शेषफल बचा 90, यहाँ प्लस 90 लिख देंगे। हमें ये काम तब तक करना होगा जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, ये विभाजन एल्गोरिथम है और ये काम रफ में नहीं करना है, ये काम फेयर में ही करना है, ये ध्यान रखिए। ठीक, अगले स्टेप में आपको क्या करना है? 135 और जो शेषफल बचा उसको लेना है। दूसरे चरण में क्या होगा? यहाँ आ जाएगा आपका 135 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। अगले स्टेप में आपको क्या करना है? 90 से भाग देना है 135 में, तो 90 एक कम 90, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45, घटाएंगे तो 45 बचा। कितनी बार गया भागफल? फिर से एक बार गया और शेषफल कितना बचा? 45। क्या 0 आया शेषफल? जी नहीं। तो अब हमें फिर से क्या लेना है? 90 और 45 को लेना है। तो अगले चरण में क्या होगा? 90 यहाँ आ जाएगी और 45 यहाँ आ जाएगी। 45 से भाग देना है हमें 90 में, तो 45 दूनी 90, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल आ गया 0, यहीं पे रुक जाना है जहां पे 0 आया है। कितनी बार गया भाग? 2 बार गया और शेषफल क्या आ गया? 0। तो आपको देखना है वो अंतिम संख्या जिससे मैंने भाग दिया था और मुझे शेषफल 0 मिला है, तो वो जो अंतिम संख्या होती है वही संख्या क्या होती है? HCF होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। वही संख्या क्या होती है? HCF होती है। तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF। आप यहाँ एक लाइन और लिख लेना यहाँ से, इसके बाद यहाँ लिखना यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ये लाइन यहाँ पे और एक लिख लेना। तो HCF क्या आ जाएगा? HCF हमारे पास प्रॉपर लिखने का तरीका होगा 225 और 135 का जो HCF आएगा वो कितना होगा? 45 होगा। और ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर।
इस तरीके से एग्जाम में लिखना है डब्बे में आंसर। बताइए, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं होगी, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार 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 आ जाता है। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, सेकंड वाले में। देखो एनसीईआरटी ने प्रश्न डिजाइन किया है, तो एनसीईआरटी बहुत ही शानदार किताब है, रिसर्च करके इस किताब को बनाया गया है हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, देखो इस वीडियो में अगर मैं पोल खोलना चाहूँ तो बड़े बड़े टीचरों का मैं पोल खोल सकता हूँ। आपको हमेशा दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो है आपकी प्रश्नावली एनसीईआरटी वगैरह ढंग से पढ़ना है, उसके बाद बस क्वेश्चन बैंक ढंग से कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन बैंक आपका चल रहा है ना, वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। कई टीचर एक ही चीज बार 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 वीवीआई लगातार लाइव पढ़ाते रहते हैं, इन चक्करों में नहीं पढ़ना। अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितना प्रैक्टिस तुम खुद करोगे उतना गणित में निखरते रहोगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देख के जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना गणित में आप तेज बनते जाओगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है? हमारे पास है 38/22 ये जो संख्या है वो बड़ी है किससे? 196 से। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से यहाँ पे हम लिख देंगे 38220। बड़ा वाला इधर रखते हैं, छोटा वाला हम यहाँ पर रखते हैं, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, ये रफ में नहीं करना है, ये फियर में ही करना है। 196 यहाँ लिखेंगे और हमें भाग देना है इसके अंदर 38220। ओके, सो यहाँ से देखो तीन संख्या, यहाँ पे भी हम तीन संख्या लेंगे। 196 कम 196 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। भाग देने का नियम क्या है? या तो उतना मिल जाए या उससे थोड़ा कम लो, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, एक ही बार जाएगा। 196 कम 196 घटाओ, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 बचेगा। 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 186 बचेगा। अभी 2 नीचे आ जाएगा, तो ये लगभग 1800 के आसपास है। 2 नम 18, ये 200 के आसपास है। 9 बार जाएगा, 2 नम 18, 9 से गुणा करो, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 नम 81, 81 और 5 86, हासिल लगा 8, हासिल लगा 8, 9 एक कम 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। घटा दो, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, बस 98 बच जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0। ये 1000 के आसपास है और ये 200 के आसपास है, तो 5 बार जाएगा, आइडिया लग रहा है। 5 बार जाएगा, 5 से गुणा करो, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 नम 45, 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 कम 5 और 4 9, शेषफल क्या आ गया? 0। ये क्वेश्चन तो भाई एक ही स्टेप में हो गया, एक ही स्टेप में हो गया, है कि नहीं। तो 196 कम 196 और शेषफल आ गया 0। तो मैंने बोला हमें तब तक करना होता है कि जब तक 0 ना आ जाए शेषफल। ये तो पहले ही स्टेप में 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया और आपको शेषफल 0 मिला है, वही संख्या क्या होती है? HCF होती है। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो HCF होगा, HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? मौशा। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मौशा, महत्तम समापवर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो HCF होगा 38220 कॉमा 196 का, वो कितना होगा? वो 196 ही होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, तीनों में क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं हमारे इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। चलिए थर्ड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। देखिए जो 867 है वो बड़ा है 255 से। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से।
यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला है वो इधर आ जाता है, 867 इधर आ जाएगा, बराबर छोटा वाला इधर आता है 255। अब हमें क्या करना है, भाग देना है, 255 से भाग देना है 867 में। 3 बार जाएगा, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, 3 बार जाएगा, 750 के आसपास आ रहा है, तो 3 ही बचे, 15 इसमें गुणा करना होता है, हासिल लगा 1, 3 बचे 15 और 1 16, हासिल फिर से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहाँ से 0, ये 102 बच गया। कितनी बार गया मेरे भाई, कितनी बार गया, 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 102 बचा। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, इस संख्या को और इस संख्या को लेना है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 255 और यहाँ आ जाएगा आपका 102। अब आपको क्या करना है, 102 से भाग देना है किसके अंदर, 255 के अंदर। 100 दूनी 200 होता है, 2 बार कम से कम जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 गुणा 0 0, 2 1 कम 2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 51। ठीक है ना, तो कितनी बार गया भैया जी, 2 बार गया, और कितना बचा बाबू, 51 बचा। ठीक है, तो भैया जी देखो यहाँ पर 102 है और 51, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 102 और यहाँ आ जाएगा 51। अब 51 से भाग देना है 102 में, 51 दूनी 102 होता है, घटाएंगे, शेषफल क्या आ गया 0। कितनी बार गया, 2 बार गया, शेषफल क्या बचा 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था, अंतिम संख्या क्या 51, इसमें भाग दिया था और हमें 0 मिला था, तो जिस अंतिम संख्या से आपने भाग दिया और आपको शेषफल 0 मिला है वो संख्या आपकी क्या होती है, HCF होती है। अतः जो HCF होगा भैया जी 867 और 255 का, वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 51। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 51। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से बना लीजिएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन या इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, वो भी 2 नंबर में, 100% गारंटी है भाई, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन 2 नंबर में नहीं आता है, सीधे सीधे 5 नंबर में। ठीक है, आ रखा है एग्जाम में 5 नंबर में। ठीक है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम आया है, लेकिन आता है तो बड़े नंबर में ही आता है। तो देखो यहाँ पर आप एक नंबर देखेंगे कि जो फिक्स है, 6 जो है वो फिक्स है, 6 जो क्या है वो फिक्स है, तो यहाँ पर लगेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ, हल में आ जाओ, कैसे लिखना है कैसे करना है देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है बाबू, ए बराबर होता है BQ + R। यही होता है जहां R का जो मान होता है वो हमेशा B से छोटा होता है। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है ना, तो देखो R का जो मान होता है वो हमेशा B से छोटा होता है और 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, ये चीज हम जानते हैं। ठीक, और प्रश्न में देखो B के स्थान पर क्या फिक्स है, 6 6 6, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहां जो B है वो है 6, B का मान क्या है 6 है, इसीलिए R का मान क्या होगा, शेषफल का मान क्या होगा
6 से कम ही होगा, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2, 3, 4 या फिर 5। ठीक है, यही हो सकता है, इससे आगे कुछ और नहीं हो सकता। तो आपको ना केस लगाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस लगेंगे। इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में नहीं आता है। तो पहला केस हम लगा देते हैं, केस नंबर 1, है ना भैया। केस कमारी से लोग बहुत डरते हैं, ठीक है, डरते हुए रहना चाहिए। किसी के ऊपर यार ये सब अगर चढ़ गया ना, तो भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो इंसान पिस जाता है। और हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें कुछ होगा तो मामला तुरंत नहीं निपटेगा, निपटेगा भाई कई सालों बाद, 8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाते हैं कचहरी के चक्कर लगाने में। और पैसे कौन भरता है? वकील। तुमसे भी लूटेगा, तुम्हें भी चूसेगा, उसे पता है कुछ होना नहीं है, लगाते रहेंगे चक्कर पे चक्कर। ठीक है, चलो केस नंबर 1 पे आ जाते हैं। यदि आर बराबर बाबू 0 हम ले लेते हैं, तो प्रश्न के अनुसार ए, देखो बी तो हमारा फिक्स है, बी की जगह पे 6 आ गया, क्यू की जगह क्यू रहेगा, और आर की जगह क्या आ जाएगा? 0। ए क्या हो गया? 6 क्यू हो गया। ए क्या हो गया? 6 क्यू हो गया। अब ये 6 क्यू सम है या विषम है? बताओ बताओ, सम है या विषम है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यू हमारा क्या है बोला गया है इस प्रश्न में? क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू तो पूर्णांक है ये हम जानते हैं। पूर्णांक सम संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक सम संख्या भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है कि नहीं? ये हो सकता है। अगर मान लेते हैं मैंने सम लिया, जैसे कि 2 ले लिया, और विषम लिया मैंने कि 3 ले लिया, क्यों? गुणा किससे करना है? 6 से करना है। इसको भी 6 से गुणा कर दो और इसको भी 6 से गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 6 3 18। ये जो 12 है और ये जो 18 है, ये क्या है? ये सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, किसी भी पूर्णांक को अगर किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो वो होता है समरूप। और किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने के बाद अगर कोई विषम संख्या में जोड़ दूं, जैसे ये 6 क्यू है ना, 6 क्यू अगर मैं कोई विषम संख्या 1 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? विषम रूप हो जाएगा। अभी फिलहाल 6 क्यू क्या है? समरूप है। जैसे ही इसमें कोई विषम संख्या में जोड़ूंगा ये क्या हो जाएगा? विषम रूप हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको भाई एग्जाम्पल पे दिखा दिया है। आप चाहते हो तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर लिख लेना, ये रफ में मत लिखना, इसको यहाँ लिख लेना, क्योंकि मैं अभी इसको मिटा दूंगा। तो ये साइड में लिख लेना। तो ये क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? यह समरूप है। ये क्या है? समरूप है। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा, अब बस सिर्फ केस लगाना है और लिखते जाना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है भैया जी? यदि आर बराबर क्या ले लिया जाए? 1, तो ए बराबर क्या होगा? 6 क्यू तो है ही है, आर की जगह हमने क्या रख देना है? 0 की जगह पर 1 रख देना है। अब आप बताओ बाबू क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? चूंकि 6 क्यू क्या है? सम संख्या, और 1 क्या है? विषम संख्या। सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ी जाती है तो क्या आता है? क्या आता है बाबू? आता है विषम संख्या। क्या आता है बाबू? विषम संख्या आता है। ये हम जानते हैं। 6 क्यू क्या है? सम संख्या है। 1 क्या है? विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। यानी कि ये जो रूप है हमारा, ये रूप रंग मेरा, ये क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। अर्थात यह विषम रूप है। अर्थात यह विषम रूप है। ठीक है बाबू, आ गया समझ में? चलिए अब आते हैं केस नंबर 3 में। केस 3 क्या है? यदि आर बराबर 1 हो गया, अब आर बराबर 2 आ जाओ। क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर हमें 2 रख देना है। ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 क्यू, आर की जगह पे आ जाएगा 2 रूप। ठीक है, आर की जगह पे आ जाएगा 2। अब आप देखो 6 क्यू क्या है? सम। अब सम संख्या में कोई सम संख्या जब जोड़ोगे तो क्या आता है? सम संख्या ही आता है। सम संख्या ही आता है ना।
ये जो हो जाएगा, ये क्या रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप, अर्थात यह समरूप है। ठीक है, सम और रूप अलग लिखना। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 में। ठीक है जी, केस 4। केस 4 क्या है, यदि r बराबर 3, तो a बराबर क्या है 6 क्यों, r की जगह पर क्या लग गया, 3 लग गया, r की जगह पर 3 लग गया। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4 ही है ना, यहां तक 3 हो गया, हाँ 4 हो जाएगा। तो देखो ये 6 क्यों क्या है, क्योंकि सम 6 क्यों है, सम संख्या है ना, और 3 क्या है बाबू, विषम संख्या। तो आप जानते ही हैं सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होती है। इसलिए यह विषम रूप है, यह विषम रूप है। अब आ जाओ केस 5 में। यदि r बराबर 4, सॉरी, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, है ना। r की जगह पर हमने 4 रख दिया। आप तो जानते ही हैं 6 क्यू क्या है, सम है, प्लस 4 क्या है, ये भी सम है। तो सम प्लस सम क्या होता है, सम संख्या होती है। अर्थात इसको समीकरण नंबर 5 बोल देते हैं। अर्थात यह समरूप का, केस 5 भी हो गया। अब आ जाओ केस 6 में। ठीक है, केस 6 में। केस 6 के r बराबर, यदि r बराबर 5, तो a बराबर क्या होगा 6 क्यों, r की जगह पे क्या लग गया बाबू, 5 लग गया। तो आप तो जानते ही हो ये क्या है 6 क्यों, सम संख्या, और ये क्या है विषम संख्या। तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम होता है। अर्थात यह विषम रूप है। ठीक है, अब आपको प्रश्न में क्या लिखना है, आपको प्रश्न में क्या लिखना है, देखो कि समीकरण, देखो समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 4 से, और समीकरण 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विषम संख्या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ अंत में क्या लिखना है, अतः समीकरण समीकरण 2, 4 तथा 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विषम संख्या किस रूप का होता है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो भी बड़े नंबर में, 5 नंबर में। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए। नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से। देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, खुद भी कॉपी में लिखना है। आप वीडियो देखो एक बार ना, जब पहली बार मैथ क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, पहले आराम से देखो, उसके बाद दूसरी बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना वीडियो देखो और लिखते हुए देखो, नोट्स भी बनाओ और देखते भी रहो। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में घुस भी जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका। चलिए
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहे हैं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यहाँ पर कीवर्ड अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो भैया जी नोट लिखिए, ठीक है बाबू, नोट, 2 नोट मैं आपको लिखाऊंगा। जब भी बात होगी अधिकतम की, जब भी बात होगी तो हमें निकालना होता है HCF, और जब भी बात होगी न्यूनतम की तो हमें निकालना होता है LCM, ठीक है, लॉस ऑफ। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, अधिकतम संख्या, यानी कि हमें प्रश्न में 616 और 32 का क्या निकालना है, बताओ बताओ। हाँ, HCF निकालना है, मौशा निकालना है। तो हल में आ जाते हैं, हल में आ जाओ। तो यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार, क्या लिखना, प्रश्नानुसार। हमें क्या निकालना है भैया, प्रश्नानुसार हमें निकालना है HCF 616 और 32 का। जो भी आएगा वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। अभी हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसी से ही कर रहे हैं। वरना ये जो प्रश्न है HCF LCM निकाल सकते हैं हम किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। वो हम अगली वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, बड़ी वाली संख्या को बाईं तरफ, छोटी वाली संख्या को दाईं तरफ। तो यहाँ लिखेंगे 32 से भाग देना है 616 में। 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाता है, तो 32 एकम 32, घटा देंगे, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6, 296 आ गया। तो 9 बार में तो जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, और 9 तिया 27, 27 और 1 कितना आ जाएगा 28, घटाएंगे 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा। तो कितनी बार गया, 19 बार गया। शेषफल कितना बचा, 8। 0 आया क्या शेषफल, नहीं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना पड़ेगा, 32 और 8 को लेना पड़ेगा। यहाँ 32 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। अब 8 से भाग देना है 32 के अंदर, 8 चौके 32, घटाएंगे तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। कितनी बार गया भैया जी, 4 बार। शेषफल कितना बचा बाबू, 0 बचा। तो मैंने आपको बोला है वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया और शेषफल आपको 0 मिला है, वो अंतिम संख्या क्या होती है, HCF होती है। वो अंतिम संख्या क्या होती है, HCF होती है। अतः जो HCF होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। तो कितने टुकड़ी हम बना सकते हैं, 8 टुकड़ी हम बना सकते हैं, 8 टुकड़ी हम बना सकते हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये अंत में आप लिख दोगे, ठीक है, ये आप लास्ट में लिख देना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब इस प्रश्न पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये संकेत लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, संकेत की बात मैं पहले कर लेता हूँ। कभी भी बोर्ड एग्जाम देने जाओगे या कोई भी एग्जाम देने जाओगे, जिंदगी में कभी किसी प्रश्न में कोई संकेत नहीं लिखा हुआ आएगा, सारा संकेत आपका दिमाग देगा, आपका मन देगा। तो संकेत के चक्कर में मत रहो, अपने दिमाग के चक्कर में रहो, प्रश्नों को देख के समझा करो। ये प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर एक संख्या फिक्स है, अभी हमने किया था ना 3 फिक्स है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो b के स्थान पर क्या है, 3 है, तो r क्या होगा, 3 से कम होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। हल में आ जाते हैं, हल
ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारा जो बी होगा माना करके लिख देना, माना बी कितना 3 है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रेमिका से नहीं, प्रमेयिका से क्या होता है बाबू, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां इस आर का जो मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है और 0 या 0 से क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। ठीक, तो केस 1 में आ जाएंगे, केस 1, केस 1 जब आर का मान आप क्या लोगे, 0 लोगे। केस 1 में आ जाओ, यदि आर बराबर 0, अगर आर का मान मैं 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, बी हमने फिक्स कर दिया कितना 3, तो ये हो जाएगा 3Q और आर की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो ए बराबर क्या हो गया 3Q। अब प्रश्न में क्या बोला है, पूर्णांक का वर्ग करना है, जो भी पूर्णांक आएगा उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करो भाई जी, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए का वर्ग हो जाएगा इधर ए स्क्वायर और इधर 3Q है, इसका भी हमने वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग क्या हो, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ उभयनिष्ठ सिर्फ 3 ले सकता हूँ। ठीक, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, माना m मान लेता हूँ 3 स्क्वायर, 3Q स्क्वायर को मैं m मान लेता हूँ, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। तो प्रश्न में बोला क्या है, जब आप वर्ग करोगे या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 का रूप होगा, पहला वाला आ गया 3m। ओके, अब आ जाओ केस नंबर 2, केस 2, यदि r बराबर आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, ले लो भाई 1, तो अब हमें क्या करना है, a बराबर, देखो यहाँ रखना, b हमारे पास कितना है, b हमारा 3 है, q और r की जगह पर हमें क्या रखना है, r की जगह पर यहाँ 1 रख देना है। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर दो और इधर भी वर्ग कर दो। ठीक, अच्छा आप एक सूत्र लगेगा यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, आप जानते हैं a प्लस बी का वर्ग का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस का 2a भी होता है ना, तो लगा दो a का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab, है कि नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 कम 6 और यहाँ से आ जाएगा क्यू, इधर से और इधर से इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, निकालो 3 उभयनिष्ठ, इधर है ए स्क्वायर, 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे 9 क्यू स्क्वायर देना, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 6 क्यू था, 3 दूनी 6 और प्लस का 1 इधर लिख दो, देखो यही था ना, इसमें से 3 और इसमें से 3 ही निकाला, क्यू मत नहीं निकाला मैंने, 3 निकाला, तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 3 निकाला 2 क्यू बचेगा प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, इस वाले को मान लेता हूँ, माना m बराबर क्या है, m 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 का रूप हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक, अब केस नंबर 3 पे आ जाओ, केस
केस 3 क्या है, यदि r बराबर 2 है, r बराबर 2 है तो a क्या हो जाएगा, क्या था 3q, r की जगह पे क्या रख देना है 2 रख देना है। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है, इधर भी वर्क करेंगे और इधर भी वर्क करेंगे, कर दिया वर्क। फिर क्या हो जाएगा देखो, a का वर्क प्लस b का वर्क 2ab, ये a की जगह पर है, b की जगह पे सूत्र लगा दिया, 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 क्यू। ठीक, अब यहाँ से देखो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को एक साथ रख रहे हैं और 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1। और यहाँ इन तीनों में से क्या उभयनिष्ठ है, इन तीनों में से 3 उभयनिष्ठ है, 3 निकालो, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 3 चौके 12, 3 एकम 3 प्लस का 1। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस संख्या को क्या मान लेता हूँ, इस संख्या को m मान लेता हूँ, माना m मान लो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये संख्या किस रूप की हो जाएगी, ये हो जाएगी a स्क्वायर बराबर 3 और इसको हमने क्या माना है m, और यहाँ पर क्या है प्लस में 1 है। ठीक, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो देखो पहला वाला 3m का आया था, ये भी 3m + 1, ये भी 3m + 1। अब लास्ट में यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखना है हमें समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किस रूप का होता है, 3m + 1 का रूप होता है। ये आपको रटना नहीं है, ये आपको प्रश्न के स्टेटमेंट में ही मिल जाएगा। लास्ट में क्या लिख देना है, समीकरण 1 2 तथा 3 से यहाँ से लिखना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। प्रश्न के स्टेटमेंट को लास्ट में यहाँ तक लिख देना है, कुछ रटना नहीं है आपको। आप सोचोगे कि लास्ट का लाइन रटना पड़ेगा, नहीं, ये प्रश्न से ही आ जाता है। यही चीज़ मैंने नीचे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना प्रॉपर, मस्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार है, और इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा है जो कि करना बेवकूफ़ी है, और एक बहुत सिंपल है। बहुत बड़ा क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 9 लिखा हुआ है। अगर 9 लिखा हुआ है तो समझ लो 9 केस बन जाएंगे अगर भी तुम 9 लोगे तो। और यहाँ प्रश्न में पढ़ लो ध्यान से, प्रश्न में क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, वर्ग नहीं करना है, घन करना है, घात में 3 लेना है, इस रूप का होता है ना, इस रूप का होता है। तो घन, ऐसा सबसे छोटा संख्या सोचो जिसका तुम घन करो तो तुम वहां से आराम से 9 उभयनिष्ठ निकाल सकते हो, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक। ये बोल रहा है ना प्रश्न, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, सबसे छोटा सोचो जिसका तुम घन करो और तुम्हें 9 उभयनिष्ठ मिल जाए। क्या है वो, 3 है, 3 तिया 9 तिया 27 आता है, और वहां से 9 उभयनिष्ठ आराम से आ जाएगा। 9 तिया 27, 9 का भागा जा रहा है। अगर तुमने 3 भी माना है तो तुम्हारे पास 3 ही केस होंगे। अगर तुमने गलती से भी 9 मान लिया बी को तो तुम्हारे पास 9 केस होंगे, और 9 केस करते करते कम से कम तुम्हें 40 मिनट लग जाएंगे इसी एक प्रश्न में। ठीक है, और ये प्रश्न आएगा तो सीधे 5 नंबर में। ठीक, प्रश्न को समझ गए, सोल्यूशन में आ जाओ, हल में आ जाओ। क्या लिखेंगे हम, माना बी कितना मान लिया हमने, 3 मान लिया, इसीलिए जो आर होगा
या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, प्रेमिका से। तुम भी खुश हो जाओ, है कि नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो प्रेमिका क्या कहती है, प्रेमिका कहती है कि भैया a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां प्रेमिका बोलते हैं जहां आर का जो मान होता है वो b से छोटा होता है और 0 या 0 से क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। ये प्रेमिका बोलती है, ठीक है। अपनी अपनी प्रेमिका का नाम कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे आप किससे प्यार मोहब्बत करते हो, है ना। जिससे भी करो दिल से करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया, हमारे पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो पहले केस में हम आ जाते हैं, केस नंबर 1। यदि r बराबर हमें क्या ले लें, 0 ले लें। तो अगर हम r बराबर 0 लेंगे तो b तो हमने फिक्स कर दिया है, b हमारे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 क्यू, और r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0। तो a बराबर क्या हो गया, 3 क्यू। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन लेना है, घात में क्या लेनी है, 3 लेनी है, ले लो। तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 27 क्यू की घात भी 3 हो जाएगा। तो 9 बनिष्ठ आ जाएगा यहाँ से, 9 3 27, क्योंकि इस रूप में लाना है ना, तो 9 बनिष्ठ लेना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को क्या मान लूँगा, m मान लूँगा। माना m बराबर क्या है, 3 क्यू की पावर 3, इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, m। तो क्या हो जाएगा बाबू, a क्यूब हो जाएगा 9m, a क्यूब क्या हो जाएगा, 9m। इस रूप का आ गया पहले केस से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में आ जाओ। यदि r बराबर 1, तो a बराबर क्या होगा, 3 क्यू, r की जगह पर 1 आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन ले लेना है, घात में 3 लेना है। अब भैया जी एक सूत्र लग रहा है यहाँ पर, है कि नहीं, यहाँ पर सूत्र लग रहा है, कौन सा, a प्लस बी की घात 3, जिसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab प्लस का ab। या तो इसे याद करो या फिर ये लिखना, a की घात 3 b की घात 3 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इसको खोलोगे यही मिलना है, या तो ये याद करो या ये याद करो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है। अब हम रखेंगे सूत्र में, अब हम रखेंगे सूत्र में, रखो सूत्र में। तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर, a कितना है, 3 क्यू, a स्क्वायर b है 1 प्लस 3b स्क्वायर e, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 3 27, क्यू की घात 3 और 9 9 3 27, क्यू स्क्वायर और 3 3 9 9 1 कम 9, और ये 1 की घात कुछ भी करो 1 हो जाता है। देखो यहाँ से ना इन सब में से 9 बनिष्ठ आ जाएगा, कम से कम निकालो 9 बनिष्ठ, 9 3 27, क्यू की घात 3, 9 3 27, क्यू की घात 2, 9 1 कम 9, क्यू 1, ठीक। मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे दूंगा m। मान लेते हैं m ये है 3 क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने m मान लिया। तो ये किस रूप का हो जाएगा, a की घात 3 हो जाएगा 9m प्लस 1 का रूप, ठीक। तो इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। 9m का होगा, 9m का होगा, या फिर 9m प्लस 1 का होगा, 9m प्लस 1 का हो गया केस 2 में।
अगले केस में इसका आ जाएगा 9m+8 का आ जाएगा। केस नंबर 3, केस थ्री क्या है, ये दी r बराबर हमें क्या लेना है, 2 लेना है, r बराबर 2 लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, r की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन ले लेना है, ले लो घन। तो घन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 3q+2, इसकी घात 3, खोल दो, ये हो जाएगा 1/3 प्लस b/3 3a² गुणा b प्लस 3b² a गुणे में। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3 × 9 = 27, q की घात 3 और 9 3 × 9 9 × 27 q²। अच्छा गुणे में 2 भी तो है, 27 दूनी 54 हो जाएगा, फिर 54 q²। फिर यहाँ से देखो 3 × 9 और 9 चौको 36 q आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 की 3 बार गुणा करोगे 8। इन तीनों में से 9 उभयनिष्ठ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 उभयनिष्ठ, निकालो 9 उभयनिष्ठ, 9 × 27, ठीक है, 9 चक 54, 9 चौको 36 प्लस 8। फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं m मान लूंगा, माना m बराबर 3 q की घात 3 6 q² प्लस 4q, इसको हमने m मान लिया। जैसे ही m मानेंगे तो 1/3 किसके रूप का आ जाएगा, 9m प्लस का 8, ये आ जाएगा। और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे अर्थात समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि, यहां से लिखना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन होता है, ये लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये प्रश्नावली आपकी पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। जो टॉपिक है वास्तविक संख्या है ना, संख्याएं क्या होती हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। संख्या के बारे में जानते हैं। बेसिकली जो संख्या होती है ना, आपके 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है वास्तविक संख्या, एक आपकी होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक, दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या आप छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हो, कक्षा 9 में भी ये चैप्टर था, लेकिन काल्पनिक संख्या आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। लेकिन काल्पनिक संख्या होती है, कक्षा 11 में आप पढ़ोगे भी गणित में, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, अगर मैं उदाहरण देके समझाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ हल कीजिए, एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझा दूँ। यहाँ मैंने एक प्रश्न लिखा है, हल कीजिए x² + 1 = 0। इसको आपको हल करना है। आप कहोगे सर यार इतना हल्के में ले रहे हो क्या, मैं हम क्या करेंगे भैया, ये प्लस का 1 ना उठाकर इधर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से वर्गमूल निकाल देंगे, प्लस माइनस अंडर के अंदर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आके आप अटक जाओगे, अरे भैया माइनस आ गया अंडर के अंदर। तो भैया जब अंडर के अंदर माइनस आ जाता है ना, वही आता है आपका क्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। जो अंडर के अंदर -1 होता है ना, ये i के बराबर होता है, इमेजिनरी नंबर्स के बराबर होता है। यहीं पर बनता है काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट। और ये चीज़ कक्षा जो 11 है, गणित है, चैप्टर नंबर 5 में आप डिटेल में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के बारे में, ठीक है। तो वो भी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। तो काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, एक क्या होती है, परिमेय संख्या,
ठीक है जी। और दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी आपकी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या है, ये जो अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 में। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें जितना ज़रूरत है हम पहले उतना समझ लेते हैं, उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रश्नावली जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रेमिका नहीं मेरे भाई, प्रमेयिका। ठीक है बाबू। तो देखिए प्रमेय क्या कहती है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या कहती है? दो धनात्मक पूर्णांक। अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक समझते हो ना बाबू, क्या होता है पूर्णांक? यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को हम z से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 0, 1, 2, 3, ये इधर चलता जाएगा, इधर आपका -1, -2, इधर ये चलता जाएगा। तो ये हमारे होते हैं पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव के पूर्णांक, जीरो भी नहीं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है अगर, ठीक है, एक आपका a हो गया और एक आपका b हो गया। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होंगी जहां पर आप a को लिख सकते हो bq प्लस r के, और इस r का जो मान होता है वो हमेशा b या b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको इसको उदाहरण देके समझाता हूँ, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। देखो उदाहरण देते हैं, हमारे पास दो पूर्णांक है, ले लेते हैं। यदि मैं ले लेता हूँ एक MS धोनी का फेवरेट नंबर 7 ले लिया, 7, और दूसरा ले लिया 5 ले लिया, 7 ले लिया और एक 5 ले लिया। अब आप देखोगे कि भैया एक नंबर बड़ी होगी, ये A की जगह पर है और ये B की जगह पर है। 7 जो है ना वो 5 से बड़ी है। तो आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है छोटी वाली संख्या से भाग देना होता है बड़ी वाली संख्या में। 5 एकम 5, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब आप खुद देखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 5 है ये आपका B है, और ये जो 7 है ये आपका A है, ये जो 1 है ये आपका Q है, और ये जो R 2 है ये आपका R है। जब भी आप जिस संख्या से भाग दोगे, R जो होगी, जो R मतलब शेषफल, रिमाइंडर, हमेशा जिससे आपने भाग दिया या तो उसके बराबर होगी या उससे 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। देखो जो रिमाइंडर होगा जिससे आपने भाग दिया है, 5 से भाग दिया है, तो 5 से हमेशा छोटी होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और जिससे आपने भाग दिया उससे हमेशा छोटी होगी। जो भी आपका R का मान आएगा वो हमेशा 5 से छोटा ही होगा। यहाँ पे R का मान कितना है? 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 कितनी बार गुणा गया है? 1 बार। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो अब आप देखो ये जो है वो है A के स्थान पर, ये है आपका B के स्थान पर, ये है आपका Q के स्थान पर, और ये है आपका R के स्थान पर। A बराबर BQ प्लस R। अगर आप इसको हल करो, 5 कम 5 और प्लस का 2, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 7, इधर भी 7, इधर भी 7। तो ये आपकी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एग्जाम में आ जाता है कि A बराबर BQ प्लस R स्टेटमेंट सही कौन सा है? R क्या होता है? R जिससे आप भाग दे रहे हो, B से भाग दे रहे हो, तो R का मान जो होगा वो हमेशा B से छोटा होगा, 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि भैया एल्गोरिथम एक शब्द हुआ और प्रमेयिका एक शब्द हुआ, इनमें अंतर क्या है? इनमें क्या अंतर है कि भैया एल्गोरिथम क्या है, प्रमेय क्या है? देखो एल्गोरिथम क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि को प्रदान करती है। ठीक है, एक स्टेप्स होते हैं, एक कुछ चरण होते हैं जो सुपरिभाषित होती है। भाई ऐसे ही होगा, ऐसे ही हमें करना है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही करना होगा। एक सुपरिभाषित एक श्रृंखला होती है, और उस श्रृंखला के द्वारा जिन प्रश्नों को हल किया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है, उससे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर आती है बात प्रमेय का। क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। एक कथन है जो पहले से ही प्रूवन है, सदाबहार सत्य कथन है वो। ठीक है, सदाबहार कथन वो सत्य, उसकी मदद से, ठीक है, होता है।
और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक कथन जो पहले से ही सिद्ध है उसकी हमें मदद लेनी है और उसकी मदद से दूसरे चीज को हल करना है। ये होती है आपकी प्रमेयिका। और आपके एग्जाम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, अभी हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना ख्याल भी रखें, प्रॉपर रिवाइज ज़रूर करते रहें। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमने पढ़ा था लेकिन हमें आ नहीं रहा है। देखो गणित आपको एकदम से नहीं आ जाती, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको रिविजन करना पड़ता है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर एक क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उस क्वेश्चन को घर पे तो रिवाइज करना ही करना है, उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन खुद भी बनाना है। जब एक क्वेश्चन खुद बना लोगे ना तो अंदर से जो खुशी मिलती है तो फिर बोलते सर हमें और दो हम और बनाएंगे। ऐसा तब होता है जब आपको वो चीज़ आ जाती है, आ जाएगी। अगर आप हमारे से जुड़े हो ना तो ये मेरा दावा है और ये मेरा वादा है, आपका फेवरेट विषय बना के जोड़ूंगा गणित। ठीक है, बाकी विज्ञान वगैरह भी मैंने पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।